हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नगेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रेजी जीएस चैनल पर। और जैसा कि आपने देखा कि रिव्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे। ये पार्ट 2 हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें कि विशेष तौर पर ये चैनल हमने यूपीएससी या सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं, जनरल ब्रीफ आइडिया लेना चाहते हैं हिस्ट्री का, उनके लिए हम ये चैनल हमने बनाया है। हिस्ट्री एंड अदर जो जीएस सब्जेक्ट्स हैं, उनका एक ब्रीफ आइडिया अगर कोई लेना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उनके लिए एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का। तो फ्रेंड, अब हम प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि आपने पिछले पार्ट में देखा, रिव्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट 1 था, उसमें आपने देखा कि कन्नौज के अधिकार को लेकर के 3 भारतीय प्रमुख जो राजवंश थे, जिनमें कि प्रतिहार राजवंश, पाल राजवंश और राजपूत राजवंश के शासक आपस में जो संघर्षरत थे, उनमें से अंतिम सफलता प्रतिहार वंश के राजाओं को मिली। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट जो कि अपनी घरेलू समस्याओं की वजह से उस संघर्ष से हट गए बाद में, और अंतिम रूप से प्रतिहार वंश के शासकों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसके बाद एक लंबे समय बाद जब हम देखते हैं कि प्रतिहार राजवंश के कमजोर होता गया, उसके पतन के बाद कई राजपूत शासक वंश और आए, जिनमें कि सोलंकी वंश, चौहान, चंदेल, चालुक्य इत्यादि, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एक वशिष्ठ ऋषि द्वारा यज्ञ के उपरांत पैदा हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ हम देखते हैं कि जो राजपूत वंश थे वो आपस में झगड़ा करते रहते थे। हालांकि वो वीरता की उनमें कोई कमी नहीं थी, आपस में कुल के स्वाभिमान के लिए वो अपनी जान भी न्यौछावर कर देते थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी ये थी कि वो आपस में झगड़ा करते रहते, लड़ते रहते निरंतर रूप से, जिससे कि विकास कार्यों में इतनी मदद नहीं मिल पाती थी और जो व्यापार कार्य वो उनमें रुक जाते थे। यहाँ देखें कि इसी समय विदेशी आक्रमण हमारे ऊपर होते हैं। सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ, मुस्लिम आक्रमण जो था, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, जो कि अरब से आया था। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, उस सिंध को अधिकार में ले लिया, और राजा दाहिर, जिसने उनका वीरतापूर्वक सामना किया, वो वीरगति को प्राप्त हुए। उसकी एक अलग कथा है, और यहाँ हम संक्षिप्त में ब्रीफ रिव्यू कर रहे हैं हिस्ट्री का, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस वीडियो में। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिर महमूद गजनवी के, जो कि कहा जाता है गजनी का शासक था, जो कि अफगानिस्तान में राज्य था उस समय, और वहाँ का जो शासक 17 आक्रमण किए भारत पर। हालांकि उस समय जो भारतीय शक्तियाँ थी, उन्होंने उसका प्रतिरोध सफलतापूर्वक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पूर्ण रूप से कामयाबी नहीं मिली। जिनमें कि पंजाब और अफगानिस्तान के हिंदू शाही राजवंश के शासक थे, जिन्होंने जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल, भीमपाल इत्यादि उनके शासक रहे, जिन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमणों को रोकने की कोशिश की। उससे पहले उसके पिता के आक्रमण को रोकने के लिए भी जयपाल ने प्रयास किया था, और अंतिम रूप से अंत में जयपाल को भी आत्मदाह करना पड़ा। जैसा कि हम देखते हैं कि महमूद गजनवी, जो कि हर साल उसने भारत पर एक हमला करने की कसम खाई थी सुल्तान बनते हुए, तो उस प्रकार से जब महमूद गजनवी के 17 आक्रमण, महमूद गजनवी के बाद फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमले किए, जिसका पहला हमला 1975 में मुल्तान पर हुआ, और मुल्तान को उसने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार से हालांकि उसने गुजरात पर भी हमला किया, वहाँ पे भीमदूती से उसका सामना हुआ, और भीमदूती ने उसे हरा दिया, और मोहम्मद गोरी की वो पहली पराजय थी भारत में। उसके बाद हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से तराइन के प्रथम युद्ध में लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए, और मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से जान बचा करके भागना पड़ा तराइन के मैदान से। लेकिन मोहम्मद गोरी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, और अगली साल फिर से अच्छी तैयारी करके धमका, और पृथ्वीराज चौहान दुर्भाग्यशाली तरीके से उस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए, और वहाँ से जो है दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। मोहम्मद गोरी बाद में मर गया, और उसके बाद जो उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, जिसने लाहौर को अपनी राजधानी बना करके शासन किया भारत पर, और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया लाहौर की जगह, और वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को, जिसने कि
जिसने कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई जा रही इमारत कुतुब मीनार को पूर्ण करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही जाता है। बाद में इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को शासक के रूप में नॉमिनेट किया। हालांकि रजिया की बाद में कुछ समय तक सफल रही, लेकिन बाद में स्त्री होना उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुआ और कुछ अमीरों ने उसका जो है शासन का अंत कर दिया। फिर हम देखते हैं कि बलबन प्रमुख रूप से, मतलब बाकी और भी शासक थे, लेकिन बलबन, उसके बाद जो है जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुख्य शासकों के बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि ब्रीफ रिव्यू कर रहे हैं, इसलिए जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, और उसके बाद जो है आपका फिर तुगलक वंश की बात अगर हम करें तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक प्रमुख रूप से। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय पे तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में। हालांकि उससे दिल्ली सल्तनत कमजोर होती है। हालांकि सैयद वंश का शासन आता है, फिर लोधी वंश आता है। लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है, सुल्तान होता है, और उसे पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित किया जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। बाबर के बाद उसके पुत्र हुमायूं, हालांकि उसके 4 पुत्र थे बाबर के, लेकिन हम ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं तो इसलिए बाबर का जो बड़ा पुत्र था मुख्य रूप से हुमायूं, उसके बाद उसका पुत्र अकबर, अकबर का प्रमुख रूप से जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। इसके बाद भी उत्तरकालीन बहुत सारे मुगल शासक आए, लेकिन जहांगीर के समय को चित्रकला के लिए मुगल स्वर्ण काल कहा जाता है, और इसी प्रकार से शाहजहां का जो समय होता है वास्तुकला के लिए जो है स्वर्ण काल माना जाता है। औरंगजेब के समय पे थोड़ा सा कट्टर गतिविधियां भी हुई, कुछ परिस्थिति की नजाकत थी और कुछ मतलब उसकी नीतियां भी थी, राजपूत भी उसके खिलाफ हो गए। यहाँ देखें जाट, सिख और मराठे, उनसे काफी मतलब जूझना पड़ा औरंगजेब को जो है। यहाँ देखते हैं कि उसके बाद इसी समय, इसी के साथ साथ पैरेलल में जो है यूरोपीय कंपनियां भी आ चुकी थी जहांगीर के टाइम से, अकबर के टाइम से। यूरोपीय कंपनियां जिनमें कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ देखें कि बहुत सारे और भी कंपनियां थी जो पुर्तगाली उससे पहले आ चुके थे। तो यहाँ वो लोग अपने व्यापार के लिए